मेरी स्कूलिंग भी गांव के ही विद्यालय से हुआ है। अच्छा, सरकारी स्कूल से। यस सर। मैंने गांव से पढ़ाई किया, तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, तो उस तरह से मैंने अपने आप को कवर किया। तो सर ये भी वर्क करता है कि आप कितने अपने ऊपर काम कर पाते हैं, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो गया था उस टाइम में सीसैट को लेकर के। राहुल जी अपने फैमिली से, गांव से, जिले से पहली बार मतलब फर्स्ट कैंडिडेट रहेंगे क्या? बैकग्राउंड उतनी अच्छी है नहीं, जैसे नॉर्मल फैमिली है। पापा राजमिस्त्री का ही काम करते हैं। मेरे सोसाइटी में उतने लोग पढ़े नहीं है, मतलब 2% लोग ही है जो पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और मैं अपने गांव में पहली बार पीटी भी क्रैक किया हूँ, मेंस भी। गांव में तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं लीग से हटकर सोच भी पाया। तो उन्हें भी लगा कि ये कुछ अच्छा सोच रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं कि मतलब नेगेटिव से बच के रहना है। अच्छा। मेरा रूल तो है कि मैं 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि परेशानी बढ़ जाएगी। उतने जिसके पास वेल्थ है वो कर पा रहा है। घर जाए कितने दिन हो जाते थे? 2021 से लेकर के लगभग 24 तक मैंने लगभग कोई भी फेस्टिवल को अटेंड नहीं किया। अच्छा। आईएएस बन के सोचा तो होगा कि ये करूंगा मैं, क्या सोचा? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को मुरझाया हुआ चेहरा, बच्चे को नशा करते हुए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। हमारे साथ में राहुल जी हैं जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और हम इस वीडियो में राहुल जी से थोड़ी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी से। मैं बता दूं इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं राहुल जी का, फरवरी में इंटरव्यू है। तो राहुल जी का मेरे पास में कॉल आता है कि भैया एक वीडियो करनी है बच्चों का, बार बार ये मेरे पास में मैसेज आ रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए मेनली। तो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं राहुल जी, तो यहाँ से डिटेल में हम बात करेंगे उनसे। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, सारी स्ट्रेटजी को जो राहुल जी ने अपनी तैयारी के दौरान इस्तेमाल करी, उन सभी का हम यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं, कह सकते हैं राहुल जी। अच्छा, मैं आपको बता दूं राहुल जी का इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है, और पहले ही अटेम्प्ट में राहुल जी ने प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, और अब इंटरव्यू आगे फरवरी में इंटरव्यू है। एग्जैक्ट डेट नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समझिए आप इस चीज को भी। तो फरवरी में राहुल कुमार का जो है इंटरव्यू होने वाला है, एंड हम लोग जो है बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो पर आप बने रहिएगा। और राहुल जी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, हिंदी मीडियम है, और ऑप्शनल क्या बताया आपने? हिंदी साहित्य है ना, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। तो राहुल जी मुझे बताइए आप कि कैसा लग रहा है जब आपको मेंस क्रैक हुआ, प्रीलिम्स क्रैक हुआ, मेंस क्रैक हुआ, इंटरव्यू की कॉल आई, तो कैसा लग रहा था? सर काफी अच्छा लग रहा है। पहला प्रयास था, तो काफी सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि जॉब डिक्लाइन था, इस वजह से भी। तो काफी अच्छा लग रहा है, और आगे का भी कर रहा हूँ। अभी इंटरव्यू बाकी है, तो नेक्स्ट प्रोसेस देखा जाएगा। क्या उम्मीद करी थी आपने इस बार की पहली अटेम्प्ट में मेंस क्रैक हो जाएगा और मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, इंटरव्यू का कॉल आएगा मेरे पास में? एक्सपेक्ट तो था ही, अच्छा। एक एक्सपेक्टेशन थी, इसीलिए मैंने जॉब भी उसको डिक्लाइन किया और एक चैलेंज लेके चला कि चलो हो जाना चाहिए। क्योंकि उस समय सर बहुत सारी प्रॉब्लम भी थी, मतलब पर्सनली भी। हाँ, वो मैं आऊंगा उस सब पर, लेकिन थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मैं आपको बता दूं, देखिए राहुल जी ऑलरेडी सेलेक्टेड है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पर, है ना, तो बट ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इनका जो टारगेट था यूपीएससी को क्रैक करना, इसीलिए ना। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप पहले अटेम्प्ट में ही जो आपने क्रैक किया प्रीलिम्स मेंस, उस पर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये बताइए इंटरव्यू की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर। मेरे पेयर ग्रुप में जो जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो सिलेक्टेड ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, वो सब भी अच्छे गाइड करते हैं, और टीचर्स भी हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो अच्छी चल रही है। मॉक्स वगैरह दे रहे हो? हाँ, मॉक्स दे रहा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली इससे पहले आए थे? हाँ, इससे पहले मेंस के टाइम में आया था। मेंस के टाइम में आए थे? यस सर। और उसके बाद में अब आए हो मॉक इंटरव्यूज की तैयारी के लिए और मॉक के लिए ना? यस सर। तो मॉक एक आध दिए हैं अभी आपने? मॉक दिया है अभी। कितने मॉक्स दिए हैं अभी आपने? सर अभी 3-4 हो गए हैं। अभी उसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं काफी में, ठीक है, ठीक जा रहा है। मिरर के सामने मैं नाइट टाइम में ये करता हूँ खुद के लिए। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये किसने बताया कि मिरर के सामने आपको, या पहले से ही? क्योंकि जब आपने पीसीएस में जो आप सेलेक्ट हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के पद पर,
तभी से उसका थोड़ा सा आइडिया रहा है। हाँ सर, उसका एक्सपीरियंस था। उसका भी experience और उसके अलावा भी काफी सारे टॉपर्स का भी वीडियो देखा करता था, तो मुझे उससे आइडिया लगती थी कि अच्छा हाँ, और फिर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ शुरू से, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी पा रहा हूँ और समय के साथ मतलब चेंज आ रहा है कि पहले मैं उतना बोल नहीं पाता था, अब है कि ठीक जा रहा है और टीचर लोग का भी पॉजिटिव ही रहता है। तो मतलब राहुल जी एकदम बिंदास होके बैठिए और आराम से हम बात करेंगे एकदम थोड़ा सा लाइक, ताकि एक बच्चों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपसे, है ना। Okay. कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा मुझे थोड़ा सा ये और बताइए, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, इंटरव्यू की कॉल आई आपके पास में, मतलब रिजल्ट आया था जब, तो तब कैसा फील कर रहे थे रिजल्ट आने के बाद में? क्या माहौल था? घर का कुछ माहौल बदला गया? लाइक हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। यस सर, जिस समय रिजल्ट आया उस समय मुझे मालूम नहीं था और मैं लगभग सो गया था। वो रिजल्ट देखा नहीं, मेरे एक दोस्त ने कॉल किया और बताता राहुल जी आपका हो गया। अच्छा। तो मेरा तो उस समय हाथ कांपने लगे और मैं मतलब खुद को और खुद के जर्नी को बहुत याद कर रहा था। अच्छा अच्छा। और उस बीच मैंने अपने 2 पार्टनर को मैसेज भी किया कि मेरा हो गया है। हालांकि उनका रिप्लाई वगैरह नहीं आया, तो फिर बाद में उन्होंने देखा और बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे पता लग गया रोल नंबर से, और सारे लोग को गांव में भी और दोस्त में तो सारे को पता लग गया था। तो सर अच्छा लगता है जब वो लोग एक उम्मीद रखे हैं मेरे से कि जब तुम लौटोगे ये बन के तो तुम्हारे गांव को सजाया जाएगा। ऐसे ही अब इधर बहुत सारी चीजें, मैसेजेस और कॉल आते हैं जो बहुत मतलब मुझे अंदर से प्रोत्साहित करता है। पटना से दिल्ली कब आए थे? मैं दिल्ली आया हूँ लगभग मेंस के टाइम में ही आया हूँ सर, और उसके बाद से इंटरव्यू नहीं, अभी जो इंटरव्यू में अभी इंटरव्यू जो कॉल आने के बाद अब कब आए हो? अब मॉक देने के लिए कब, कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? लगभग 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए। यस। क्या फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर? दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन भी है बहुत ज्यादा, मुझे लगता है वहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा यहाँ पर पोल्यूशन भी होगा, है ना? तो कैसा लग रहा है सर? पॉल्यूशन तो ज्यादा है ही, और ये यहाँ के पॉल्यूशन मतलब मुझे मेंस के टाइम में भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था कि मैं मतलब मेंस दे के आता था तो मैं बहुत बुरी हालात में पाता था खुद को, लेकिन फिर से एनर्जी मिल जाती थी कि चलो आंसर करना है और अपने ऊपर काम करना है। तो इन सब चीज को लेकर अगर इंटरव्यू में सवाल बना आपसे कि मान लो दिल्ली आपको मिल गया तो क्या करोगे पॉल्यूशन को? इस सवाल के बारे में सोच रखा होगा आपने, हालांकि मैं आंसर नहीं जानना चाह रहा। सर उसके लिए टीम बैठाई जाएगी और हम अपनी टीम में वर्क करेंगे अपने लेवल पे। तो हर चीज के लिए सर एक फंडामेंटल्स होते हैं कि हम उस तरह से पटना में और दिल्ली में तो हर चीज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत काफी डिफरेंस है। क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ का, दिल्ली का, और खाने पीने का कैसा रहा? सर पटना में है कि मैंने रहा है वहाँ नेगेटिव एनवायरनमेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा। दिल्ली में आने के बाद मेरा क्या है कि यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट है मेरे लायक, लोग भी ऐसे हैं। मैंने पटना में भी रहा तो वहाँ के माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ के लोगों को, लोग की जो बात करने की शैली थी वो भी ठीक नहीं थी, तो वो सब काफी चेंज नजर आता है यहाँ। पटना में बिहार की बात करूँ तो मैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का माहौल तो काफी अच्छा है ना? हाँ काफी अच्छा है, और मतलब एजुकेशन का हब बोला जाता है वहाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ समय ही रहा है लेकिन किया है वहाँ भी। हालांकि मैं ज्यादातर टाइम अपने गृह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ रहा है, समस्तीपुर में। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई थी, समस्तीपुर से ही? समस्तीपुर से ही हुई है, और लगभग 3 साल मैंने वहाँ रहा है उस कमरे में। उसके अलावा मैंने कहीं नहीं गया। फिर अपने मेंस के टाइम में पटना शिफ्ट हुआ और इंटरव्यू के टाइम में फिर ये यहाँ दिल्ली। हाँ। अच्छा, और स्कूलिंग वगैरह समस्तीपुर से हुई थी, किस तरह का माहौल क्या था आपकी जब स्कूलिंग हुई थी? एक मैं जानना चाहता हूँ कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को, प्रीलिम्स को क्रैक कर सकता है, मेंस को कर सकता है, उसकी स्कूलिंग कैसी रही होगी? कहाँ से किया आपने? स्कूल कैसा था? क्या जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले, या फिर क्योंकि हमारा होता क्या है ना, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का होता है कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम, ताकि वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला होता और वो इस वजह से कई साल पीछे रह जाते हैं। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको वो एनवायरनमेंट पहले से मिला हुआ होता है, उनकी मतलब बेसिक वगैरह जो चीजें होती हैं जो जरूरी होती है यूपीएससी, वो क्लियर हो चुकी होती हैं। ऐसा है क्या?
सर क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरी स्कूलिंग भी गांव के ही विद्यालय से हुआ है, अच्छा, सरकारी स्कूल से। यस सर। तो मैं पहला ही हूँ अपने ग्रुप में जो मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो क्या है कि स्कूलिंग भी गांव से हुई, हाई स्कूल तक तो वहाँ से पढ़ा है, फिर अपने समस्तीपुर से कॉलेज किया है। तो यही सब चल रहा है। बाकी वहाँ जो है माहौल इंग्लिश को लेकर के नेगेटिव ही रहता है। ज्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले ही रहते हैं। तो मेरा भी माहौल ऐसा ही था। पर मैं जब पढ़ाई करने के लिए घर से निकला 2021 में, तो उसके बाद से धीरे धीरे मतलब ग्रुप छूटता गया। तो मैं अपने काम में इन्वॉल्व हो गया, हमेशा यूपीएससी के बारे में सोचना और उसी के बारे में जितना हो सकता मैं थिंक करता और उसको इम्प्लीमेंट करता अपने लाइफ में। टॉपर्स वगैरह का वीडियो देख करके, और सर लोग गाइड करते थे यूट्यूब पे, तो उन सब चीज़ों से बहुत हेल्प मिल जाती थी। और ये कब सोचा था आपने कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मतलब यूपीएससी करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है? यूपीएससी के लिए मैं श्योर तो 2022 में हो पाया हूँ। अच्छा। क्योंकि उससे पहले काफी सारे प्रॉब्लम आते थे कि मतलब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2021 में मेरा 12th हुआ और उसके बाद एक साल जानने में लग गया इन सब चीज़ों को कि यूपीएससी कैसे करना है, नहीं करना है। फिर 2022 में ही मैंने शुरुआत किया और सबसे पहले एनसीईआरटी वगैरह कवर करने का कोशिश किया और सारे के सारे एनसीईआरटी पहले कवर कर लिया। अच्छा, आपने जब शुरुआत करी थी यूपीएससी की, सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करी थी या कुछ और भी सिलेबस उठाया था क्या? मतलब मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मेरा सवाल इस रिगार्डिंग है ये कि मान लो एक बच्चा जिसने अभी ग्रेजुएशन करी है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, कहाँ से शुरुआत करे वो, ताकि उसका आप ही की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्रैक हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस क्रैक हो? क्योंकि हम जब तैयारी करने की स्टार्टिंग करते हैं तो वो हमारा एक प्राइम टाइम होता है। अगर मान लीजिए उसी में 2-3 अटेम्प्ट हमारे वेस्ट हो जाते हैं तो एक लाइफ का वो फेज वेस्ट हो जाता है कि हम उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सर शुरुआत तो मैंने पहले सिलेबस से किया, पहले जानने का कोशिश किया कि यूपीएससी होता क्या है, फुल फॉर्म से स्टार्ट किया था और अभी यहाँ हूँ। तो क्या है कि उसके बाद से सिलेबस समझा तो टॉपर का वीडियो देखा तो बहुत सारे टॉपर सजेस्ट किए कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं एनसीईआरटी को पढ़ना चालू किया 1 to 1 सारे एनसीईआरटी को 6 to 12 तक का पढ़ाई किया। तो मैं फील करता था कि नहीं, ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि उससे जो है बेसिक समझ बहुत ज़्यादा आते थे। और उसके बाद मैंने जो भी एमसीक्यू करता था तो उससे समझ आता था कि नहीं ये बहुत हेल्पफुल है। तो एनसीईआरटी मुझे पीटी में भी काम आया है और मेंस में भी काम आया है। अच्छा। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक है जितने सारे के सारे मैंने किया है, जितने भी स्टैंडर्ड होते थे तो उसको भी सारे मतलब लगभग 15-20 बार, ऐसा कोई बुक नहीं बचा जिसको मैंने 15-20 बार नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी को किस तरह से करी जाए? मतलब कंफ्यूजन एक ये भी रहता है कि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ लिया जाए एक बार या उसको कुछ और भी करा जाए। उसको आपने कैसे किया था एनसीईआरटी को? थोड़ा डिटेल में इस चीज पे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि बच्चे आजकल एक मतलब कुछ टॉपर्स ये भी कहते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। क्या जो लोगों ने, जो टॉपर्स हैं वो कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी और जो कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, क्या डिफरेंस होता है? वो एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? वो जो कहते हैं क्या वजह होती है कि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? उनका पहले से क्या बेसिक क्लियर होता है या क्या होता है? सर ये एकेडमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है ज़्यादातर कि वो कहाँ से पढ़े हैं और उनका पढ़ाई किस स्थिति में हुई है। क्योंकि जैसा मैं मानता हूँ कि मैंने गांव से पढ़ाई किया तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है, तो उस तरह से मैंने अपने आप को कवर किया। पहले तो समझने, एक बार पढ़ा एनसीईआरटी तो मुझे समझ आ गया कि नहीं मेरे अंदर बहुत सारे कमियां हैं जो इससे दूर हो जाएगी और बेसिक नॉलेज रहेगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत अगर करे तो बेसिक से करना चाहिए और स्थिति को देख करके करना चाहिए कि मैं कहाँ पे लाइक करता हूँ उस हिसाब से। एनसीईआरटी को सिर्फ एक बार पढ़ना चाहिए या एक से ज्यादा बार पढ़ना चाहिए? नहीं सर, एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको पता लगेगा कि नहीं इससे सीखा जा सकता है और नया नया सोर्स देता है। उसमें क्या है कि उसका अगर भाषा पे पकड़ आ गया तो मतलब आप समझो कि मेंस अच्छा से कर पा रहे हैं और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर एक ही बुक को पढ़ रहे हो आप और उससे क्वेश्चन बना रहे हो तो उससे बहुत सारे आइडियाज जो है मिलने लगते हैं। तो एनसीईआरटी है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो। जैसे कि क्लास 11th की जो है
एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो मैंने बहुत टाइम पढ़ा। उसका लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है। अच्छा। तो इस वजह से बाकी जो जितने भी एनसीईआरटी हैं, जैसे 6 to 12 ज्योग्राफी मैंने ये किया है, लेकिन इसमें कुछ गलती भी मैंने किया है अपने तैयारी के समय में। जैसे कि सारे के सारे एनसीईआरटी मैंने पढ़ दिया। अच्छा। जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उस समय उतने अवेयरनेस नहीं थी, अकेले तैयारी कर रहा था, कोई गाइड देने वाले नहीं थे। बस यूट्यूब के वीडियोस पे रिलाई करता था। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एनसीईआरटी होता क्या है। तो सर मैं फोटो देखता था कि गूगल पे सर्च करके ये बुक ऐसे होते हैं, या किसी टीचर्स का या किसी मेंटोर का वीडियो देखा करता था कि एनसीईआरटी ऐसे होते हैं और इस प्रकार के चित्र हैं। तो उसके हिसाब से सर पता लगता था, अच्छा ये किताबें हैं। तो मैं अपने गांव में जो स्टोर है वहां से मैं खरीद लिया करता था। अच्छा। और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिपो है, तो वहाँ से मिल जाया करती थी। तो इस तरह से कवर कर रहा था। और बहुत लंबा समय लग गया मुझे एनसीईआरटी कवर करने। मतलब एक दिक्कत ये भी रहती है ना, क्योंकि बच्चे जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं उनको नोट्स वगैरह वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं ना। ये सर लेकिन आजकल मैं बता दूं, ये सारी चीजें ना आजकल बहुत, मतलब ये पहले होता था ऐसा। आजकल तो दिल्ली से डायरेक्ट आपके नोट्स घर तक पहुंच जाएंगे। है ना। और अगर आपको भी चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कोई भी नोट्स मंगा सकते हैं जो दिल्ली के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली में जो कंपटीशन है उसके हिसाब से, और बहुत ही अच्छे में नोट्स आपको मिल जाएंगे। नीचे आप चाहेंगे तो नीचे मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा, ठीक है ना। और नंबर भी डाल दूंगा, आपको पर्सनल नंबर भी दे दूंगा। आपको अगर कुछ भी पूछना है, कैसी भी जानकारी लेनी है, वो आप कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ राहुल जी, नोट्स वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? क्या नोट्स वगैरह अपने बनाने चाहिए या फिर कैसे क्या करना चाहिए? नोट्स बनाना चाहिए सर, ये बहुत काम आते हैं पीटी के टाइम में स्पेशली, और मेंस के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास रिवीजन करने के लिए वो शॉर्ट नोट्स ये होते हैं जो ज्यादातर काम आ पाते हैं। क्योंकि पूरे के पूरे बुक आप उल्टाएंगे तो मतलब आज उल्टा रहे हैं, फिर पता चलेगा कि आप बोर हो रहे हो, आपका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप ज्यादा कोशिश करें कि ऐसे नोट्स को पहले रेडी कर लें, एनसीईआरटी का हो या स्टैंडर्ड का हो, और रिवीजन पीटी और मेंस से पहले अच्छे से हो जानी चाहिए। क्या लगता है प्रीलिम्स के लिए 3 से 4 वो बातें, वो पॉइंट्स जो मतलब होने ही चाहिए एक स्टूडेंट्स में, एक एस्पिरेंट्स के अंदर, और वो जरूरी है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? किन किन चीजों पर 4 से 5 जो आपको लगता है पॉइंट्स, या उससे ज्यादा भी जो आपको लगता है कि नहीं इस तरह से ये सब चीजें करिए और तब जाकर के होगा आपका? सर पीवाईक्यू जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पीवाईक्यू कीजिए। और जो एनसीईआरटी है बेसिक है, उसको जितना ज्यादा हो सकता है अपने पीटी से पहले रिकॉल कीजिए। करंट अफेयर जितना ज्यादा हो सकता है आप करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने का प्रयास कीजिए। आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कहाँ पे हैं, और उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा पीटी से पहले कि आप कहाँ पे हो और कितना मार्क कर रहे हो। तो ये सब देखा जाता है, क्योंकि पेपर 2 है पीटी में, एक सीसेट हो गया और जीएस हो गया। तो सबको देख करके चलना होता है, क्योंकि उस टाइम में बच्चे डाइवर्ट भी हो जाता है। मैं खुद भी बहुत डाइवर्ट हो गया था, सीसेट करूँ या जीएस। तो मैंने पहले एनसीईआरटी कर रखा था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि चलो ये पहले सीसेट कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है। लेकिन जीएस ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है और मैंने वो कर रखा है। और स्टैंडर्ड को मैंने बहुत मल्टीपल टाइम पढ़ा है, बहुत टाइम। तो उसका एक आइडिया था कि चलो कुछ टाइम भी बचेगा तो मैंने कर लेना है। और पीवाईक्यू पहले किया हुआ था लगभग 10,000 के आसपास, तो मुझे आइडिया लग चुका था कि नहीं ये ठीक ठाक स्थिति है, तो मतलब कर पा रहा था। आपने टेस्ट सीरीज कितनी लगाई थी? मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की कितनी टेस्ट सीरीज लगाई होंगी जब प्रीलिम्स आप दे रहे होंगे? सर प्रीलिम्स या फिर किसी एक इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज उठाई थी? सर टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे मैंने यूज किया है, लेकिन स्ट्रिक्टली कभी फॉलो नहीं होता था। लेकिन अच्छा। हाँ, या तो 15-20 जो है मैंने बैठ के और प्रॉपर दिया है शेड्यूल से, टाइम के हिसाब से। बाकी मैंने अपने घर में 60-70 टेस्ट सीरीज मंगवा कर रखा था, जो यूज नहीं हुआ मेरे से। तो सर ये भी वर्क करता है कि आप कितने अपने ऊपर काम कर पाते हैं, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो गया था उस टाइम में सीसेट को लेकर के, तो इसलिए मैं जीएस का ज्यादा दिया नहीं। और सीसेट में भी एक समय पे स्कोर। हाँ राहुल जी, मैं सीसेट पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं जीएस के बारे में और थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा आपसे। आपने टेस्ट सीरीज की बात करी थी और आपने पीवाईक्यू की बात करी थी, दोनों में क्या ज्यादा जरूरी है? पीवाईक्यू को कैसे देखना चाहिए?
सर पीवाईक्यू हमें आइडिया देता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम जो है एलिमिनेशन का है, आप जितना एलिमिनेट करके बना रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है। और कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छे अच्छे बना रहे हैं टेस्ट सीरीज, तो उससे भी आइडिया लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं तो ज्यादा रियलाइज करता था पीवाईक्यू पे। हाँ, टेस्ट सीरीज ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाइए, लेकिन पीवाईक्यू को नहीं छोड़िए। अभी आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं अभी, क्या फर्क क्या लगता है आपको यहाँ पे जब मॉक इंटरव्यूज देते हैं? माहौल वैसा ही होता है जैसा वहाँ पर मेनली जो यूपीएससी भवन पर होता है? अभी तो सर एक्सपीरियंस नहीं है। आपने देखा होगा वीडियोस बहुत सारी, जो बच्चे वही गेटअप वही सारी चीजें जो होती हैं वैसा ही, जो ताकि ये जो पैनल जो बैठा होता है यहाँ पर मॉक्स में, वो उसको जज कर पाए कैंडिडेट को कि नहीं, हाँ आपका जो आपने पहन रखा है ये ठीक है, आपकी हेयर कट्स ठीक है या नहीं है ना, बियर्ड वगैरह जो है वो सब ठीक है या नहीं है, ऐसे ही होगा या नहीं, वो सारी चीजें। सर मेरे हालांकि आपने अभी एक ही मॉक दिया है ना? यस सर। हाँ, लेकिन उसमें क्या लगा था आपको? सर मेरे कुछ फ्रेंड भी है जो आईपीएस ऑफिसर है, रूममेट भी है, तो उन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस बताया था कि वहाँ जो है ना, यहाँ क्या है कि उतने मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन वहाँ अच्छा माहौल रहता है। हाँ, ताकि अनकंफर्टेबल ना हो बच्चा और आराम से उनका इंटरव्यू हो पाए, तो वो लोग माहौल क्रिएट करके मतलब यहाँ ये खींचते हैं, है ना, एक हाँ, तरह से। बिल्कुल। हाँ। तो मैंने उन लोगों से सीखा है कि कुछ भी हो तो मतलब स्माइल करते रहना है, और बस तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। और अभी तो शुरुआती टाइम में आया हूँ, तो अभी काफ़ी कुछ बाकी है, तो सर लंबा समय लग गया मुझे घर पे ही। तो वही मिरर पे जितना हो सकता है था करता था, और यहाँ आने के बाद इसका फायदा मिलता है इसका? मिरर पर जब हम इंटरव्यू से पहले मिरर पर अपने आप को देख करके बातें करते हैं, फायदा मिलता है उसको? अपने आप ये हम कई बार दिमाग में ये नहीं आता, ये तो मैं ही हूँ, कुछ भी बोल तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आप अपने सामने गलती करते हैं तो मतलब उसको जज कर पाते हैं, क्योंकि आपके सामने जो जज बैठे रहेंगे तो वो दोबारा विकल्प नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, क्योंकि उनको वन टाइम में ही आपको जज करना है जो भी करना है। तो आप अपने जितने गलतियां हैं आप खुद के सामने बैठ के सुधार लो, तो वो बेटर होता है सर। अच्छा। क्योंकि मैं खुद भी महसूस किया हूँ मिरर के सामने बैठ करके, और रात भर मतलब खुद से बात करना, किसी भी टॉपिक पे हो तो उस पर चर्चा करना, या जो मेरे दोस्त हैं वो आईपीएस ही हैं, तो वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं और कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ऐसा लगता है वो मेरे सामने है, तो मैं उनसे भी डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, और पीवाईक्यूज कितने साल के होने चाहिए कम से कम? कम से कम अब तो जैसे कि पैटर्न काफी चेंज हो गया है, फिर भी कम से कम 10 साल को तो लगाना चाहिए। और पीवाईक्यूज को लगाया कैसे जाए? मतलब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं और जब पीवाईक्यूज को देख रहे होते हैं, तो या तो उसमें 2-3 चीजें होती हैं, या तो हम उसको पीवाईक्यूज को सिर्फ देख लें कि और टॉपिक के हिसाब से, या फिर उनको टेस्ट सीरीज की तरह लगाएं, या फिर एक तरीका ये भी होता है कि मतलब हम जो पीवाईक्यूज को उसमें जो चीजें हैं उनको नोट्स की तरह उनका इस्तेमाल करें। सर पीवाईक्यू का इस्तेमाल जैसे कोई बुक पढ़ रहा है, मानते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उससे जो क्वेश्चन आते हैं तो हमें डिपेंड करता है कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से है, तो उसको पीवाईक्यू पे जाके देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और कब आया है, तो उसके हिसाब से पता लग जाएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, तो एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है और क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है। बाकी आप उसको नोट्स के तरह भी काम कर सकते हैं, रख सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे कोचिंग का भी जो पीवाईक्यू देते हैं, तो पहले क्वेश्चन रहता है, बाद में एक्सप्लेनेशन रहता है, तो उससे समझने में आसानी रहती है कि क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कई बार तो मैंने पाया है कि मेरा पीटी का जो है उसका फायदा मेंस पे भी मिला है, उसका एक्सप्लेनेशन से। और रही बात अगर मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं, तो क्या आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स के नोट्स मिल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स काफी बुक्स काफी मोटी मोटी होती हैं, तो उनको वो अवॉइड कर देते हैं। क्या हमें नोट्स के साथ में स्टैंडर्ड बुक्स को लेकर के चलना पड़ेगा, या केवल स्टैंडर्ड बुक्स को, या फिर केवल नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं? तीनों चीजों में क्या करें? बुक पढ़ना चाहिए, और नोट्स क्या है कि क्या किया था? मैंने सर पहले बुक कवर किया है, और मैं ज्यादातर बुक ही पढ़ता था। और नोट्स में लास्ट में शिफ्ट हुआ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहने लगा, और उन्होंने भी मंगाया था ऑनलाइन अपने घर पे ही दिल्ली से, तो मैं भी मंगवाया, लेकिन मेरा नोट्स ऐसा ही है, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है,
सारा जो जितना भी था बुक्स से किया, और नोट्स से भी काफ़ी हेल्प मिला। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बच गया, जो मुझे एक्स्ट्रा ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ज़्यादा कंटेंट नहीं करके जो कंटेंट मैं पढ़ा हुआ था, जिसका नोट्स मैंने खुद क्रिएट किया हुआ था, तो उसी पे मैं रियलाइज किया और उसी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता था। और क्या कहेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही एक वो बैरियर है जिसमें बहुत सारे बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसमें कहाँ पर गलतियां करते हैं हिंदी मीडियम वाले मेनली, कहाँ पर दिक्कतें कहाँ पर होती हैं, प्रीलिम्स क्यों नहीं क्रैक हो पा रहा है, और उनका जो ग्राफ हर साल क्यों गिरता जा रहा है, क्या वजह है? सर सी सेट को अगर साइड में रखते हैं, क्योंकि सी सेट में मैं स्पेशल फोकस करूंगा। हिंदी मीडियम का है कि पहले तो लोग ही कम आते हैं हिंदी मीडियम में, और ज़्यादातर लोग मेरे भी फ्रेंड सर्कल में हैं इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं। हाँ, तो इसलिए, और दूसरा है कि हिंदी मीडियम वालों में ज़्यादा डाइवर्जन भी है, कि मतलब कहीं और शिफ्ट हो गया, या अपने पृष्ठभूमि की वजह से भी पिछड़ जाते हैं, तो लोग उतने आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो इम्प्लीमेंट करते हैं खुद पे, तो क्या है कि इतना ज़्यादा कंटेंट ले लेते हैं, जिसके वजह से भी उनका पीटी रुकता है, क्योंकि उसमें 2 पेपर सीसेट भी है। तो कई बार उनका मैथ किसी का वीक होता है, तो किसी का ठीक ठाक रहता है, तो इसके वजह से भी बैलेंस बिगड़ता हुआ। लेकिन अगर टू द पॉइंट एक सही डायरेक्शन में तैयारी की जाए, तो हिंदी मीडियम वाले भी पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचे, है ना? बिल्कुल और सर। देखिए, कोई इसमें कोई वो ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है। राहुल जी फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, है ना? तो कोई इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है, अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली किया जा सकता है ना। यस सर। और गाइडेंस का कितना रोल रहता है, या फिर सेम हम लोग आज होता भी क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोचते हैं कि अगर हम अपने आप को बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ कर लें और एक कमरे में बंद होकर के तैयारी कर लें, तो कैसा क्या कहते हो इसके बारे में? सर गाइडेंस का रोल तो बहुत होता है, क्योंकि मैंने भी गाइडेंस लिया है, चाहे जिस सोर्स जो भी हो। यूट्यूब से मैंने जितना भी सोर्स लिया है, उसमें टॉपर्स होते थे, मेंटोर जो भी होते हैं, टीचर होते हैं, सब गाइडेंस जो देते हैं उसको फॉलो करना। उसमें ये भी तो बताया जाता है कि हमने गलतियाँ क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो उससे भी सीखने को मिलते हैं। सीनियर हो या किसी भी हो, गाइडेंस का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। और कोचिंग का रोल कितना रहता है? कोचिंग लेनी चाहिए या फिर बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है? सर आपने ली थी? मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो और अब तो आप यहाँ दिल्ली में हो आए हो, जब से आए हो देखा हुआ क्या माहौल है यहाँ पर, है ना? कोचिंग इंडस्ट्री का अलग ही माहौल है यहाँ पर, तो अलग ही हाइप चल रहा है। क्या कहेंगे इस सब के बारे में, और स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे कि कोचिंग लेना चाहिए? और मतलब दिल्ली आना भी, 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे दोनों ही रिलेटेड, क्योंकि बच्चे कोचिंग लेने के लिए दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आते हैं तो क्या दिल्ली आना जरूरी है? सर दिल्ली का भी उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग उतना भी जरूरी नहीं है। अगर आप उतने सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या उतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप घर पे रहो, और आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट से आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। और आजकल तो एक और कॉन्सेप्ट है मेंटरशिप वाला। ये सर मेंटरशिप है, जो मतलब आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं। हाँ। तो आप बिल्कुल अपने यहाँ रह करके तैयारी कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं उसमें। हाँ, अगर आपको मेंटरशिप वगैरह चाहिए तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। शानदार मेंटोर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी IRS वगैरह और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके गाइडेंस में, उनके मेंटरशिप में मेंटर्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा सी सेट पे आऊँ, लेकिन जानना चाहूंगा आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मुझे थोड़ा सा बताइए। आप क्या, कौन कौन है घर में, क्या माहौल है, पढ़ाई वाला माहौल है क्या पहले से, या फिर राहुल जी अपने फैमिली से, गांव से, जिले से पहली बार मतलब फर्स्ट कैंडिडेट रहेंगे क्या? सर ये तो भविष्य की बात है, तो इस पे उसने कमेंट नहीं हम उम्मीद करेंगे और भगवान से भी दुआ करेंगे कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, फाइनल PDF में नाम हो आपका इस बार। लेकिन क्या फैमिली बैकग्राउंड बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे घर में 5 लोग हैं वैसे। मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मम्मी है, बहन है और भाई है। तो बैकग्राउंड उतनी अच्छी है नहीं, जैसे नॉर्मल फैमिली है। पापा राजमिस्त्री का ही काम करते हैं, और भाई भी उसका हेल्प ही करते हैं उनका। तो इसके वजह से भी मतलब मुझे लगा कि अब मैं अकेला पड़ा हूँ, तो शायद एक मौका है कि मैं खुद के लिए बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि उसके अंदर एग्ज़ाम फेयर था मेरे भाई के अंदर, तो वो एग्ज़ाम से बहुत डरते थे। अच्छा। तो उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, हालांकि अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है पढ़ाई की ओर।
और मेरी सिस्टर है, छोटी है सबसे, वो पढ़ाई करती है, अच्छा 12th में एग्जाम देना उनको। बाकी मेरे सोसाइटी में उतने लोग पढ़े नहीं है, मतलब 2% लोग ही है जो पढ़े लिखे हैं। अच्छा और मैं अपने गांव में पहली बार पीटी भी क्रैक किया हूँ, मेंस भी, और यहाँ हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ रहा सर की, मतलब किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि मैंने पहला जो अपने एग्ज़ाम दिया था तो रेंज का था, तो मैंने अपने जॉब के बारे में भी काफ़ी लोगों को नहीं बताता था, क्योंकि सोच रहा था कि अगर बताऊंगा तो मेरा शायद मेंस छूट जाएगा। हाँ, और डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी बोले कि आप हाँ नहीं, मेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरा देख चुका था आंसर राइटिंग का कॉपी, और पहले से जो मूल्यांकन मिला हुआ था कोचिंग से किस तरह से स्कोर कर पाऊँ, तो वो सब चीज़ थी। तो बहुत लोगों ने बोला जो भी हो, इतने समय दे दिए हैं तो बिल्कुल आप यूपीएससी कीजिए, क्योंकि सर मेरा मन भी नहीं था कि मैं किसी ज्वाइन करूं दूसरी पोस्ट में। बिल्कुल भी नहीं था। और मैं तो लंबे समय तक फैमिली को नहीं बता पाया था, फिर लास्ट टाइम पता लगा, तो अभी 2-3 बार मैं आ चुका हूँ वहाँ से। तो अच्छा ओके, क्योंकि आपके जैसे आप बता रहे हैं आपके जो पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, घर का माहौल और फाइनेंशियली भी मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया है, आप जैसा कह रही हैं। तो जो एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम क्या था फिर, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम जो होता है? सर सपोर्ट सिस्टम में एक मेरे पापा हैं, मेरे भाई ही हैं, और इन्हीं दोनों के वजह से मैं जो भी कर रहा हूँ आगे कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे खुला घूरने के लिए आज़ादी दी है कि गांव में तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं लीग से हटकर सोच भी पाया। तो उन्हें भी लगा कि ये कुछ अच्छा सोच रहा है, बेहतर करेगा आगे अपने लिए, सोसाइटी के लिए। और मैंने देखा है सर, लगभग 3 साल मैं अपने गांव से दूर रहा हूँ, किसी से कनेक्ट नहीं किया, दोस्तों से भी अभी दोस्त भी नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि उस बीच मेरे गांव में लगभग जिसके साथ मैं खेला कूदा और जिसको मैं बचपन से देखते आता था, उन लोग की जब मैं गया गांव पीटी से पहले, तब तक डेथ हो चुका था। लगभग 6-7 लोग हैं। अच्छा, तो उसमें अभाव की कमी थी, बहुत सारी अभावों की वजह से मरे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब उतने अवेयरनेस नहीं थी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हों या अगर किसी भी चीज़ को लेकर के, या कोई प्रेशर में आकर के सुसाइड करते हैं। ये सब सर मैं गांव जाकर के जज करता था, और कई बार मैं अकेले पढ़ के रो भी देता था, मतलब शायद मैं होता तो ये लोग मेरे साथ होते। राहुल जी, क्या वजह है? क्योंकि बिहार जैसा एरिया, यूपी की बात करूं या मैं अपने रूरल एरियाज की बात करूं, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हमारे देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए हैं। क्या वजह है इसके पीछे की, मतलब वहाँ इतना डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो पाया है? क्योंकि जब किसी की डेथ इस वजह से होती है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बच्चों को एजुकेशन उस लेवल की नहीं मिल रही है, इतना पिछड़ापन, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? सर पिछड़ापन तो पहले लिटरेसी उतनी अच्छी है नहीं, क्या है कि राजनीति बहुत अधिक है और करप्शन हाई लेवल पे है अभी भी सर। तो ये सब चीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ की सोसाइटी बहुत पीछे है। हालांकि अब तो डेवलप कर रही है धीरे धीरे, तो क्योंकि शिक्षा में भी काफ़ी सुधार आ रहा है, वो लोग धीरे धीरे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक ठाक है। तो अच्छा ठीक है राहुल जी, मैं थोड़ा सा आऊँगा अब कि सीसेट पर आऊँगा। मैं थोड़ा सीसेट के बारे में बताइए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी सीसेट, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हिंदी मीडियम के, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो सीसेट में मात खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे और मेरे भी जानकार ऐसे हैं जो जिनका जीएस क्लियर हो जाता है और सीसेट की वजह से प्रीलिम्स रुक जाता है। क्या वजह है इसके पीछे और कैसे देखते हैं आप तैयारी का? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आप कह रहे थे मेरा सीसेट वीक था, कैसे तैयार किया आप सबको? सर उसमें पृष्ठभूमि मैच करता है, मतलब मैटर करता है आप कहाँ से हो। क्योंकि सर मेरे ही ग्रुप में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा मैथ उतना ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने पर उतना ध्यान ही नहीं दे पाता था मैथ के प्रति। और तो मुझे एक हैबिट लगा बुक पढ़ने के क्रम में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, क्योंकि मैं हर रोज 200, 250 या 300 पेज पढ़ता ही था। तो एक आइडिया लग गया कि चलो एक अल्टरनेट है और मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैथ
उतना मैंने किया नहीं इस साल का प्रीलिम्स में। अच्छा। मैथ थोड़ा किया है, लेकिन जो भी किया है करेक्ट किया है। और रीजनिंग और ये कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड पे मैंने इस पे। अच्छा, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। अगर मान लो किसी का मैथ्स वीक है तो मैथ्स को छोड़ करके रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को इतना अच्छे से तैयार कर लें, उस पर निकाल लेंगे सीसेट को। ये सर मैंने विकास सर का वीडियो देखा था। लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, तो उस पे चर्चा हो रहा था। तो मेरे माइंड में 2023 में ही आ गया कि इसी हिसाब से लेके चलना है। तो क्या है कि मुझे शुरू से आदत था बुक पढ़ने का। अच्छा। तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन में परेशानी हुई नहीं हुई। और रीजनिंग मैंने कर लिया था, तो परेशानी तो क्या कॉम्प्रिहेंशन को इंग्लिश में पढ़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो गूगल ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार जो शब्द होते हैं जो यूपीएससी सवाल पूछती है कॉम्प्रिहेंशन वाले, बहुत हैवी वर्ड होते हैं, समझ में नहीं आता कई बार। ये सर ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। अच्छा। और मैंने खुद भी कॉम्प्रिहेंशन को इंग्लिश में ही पढ़ना प्रेफर किया। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए मतलब। ये सर, क्योंकि क्या है कि वो ट्रांसलेटेड रहते हैं पुराने पेपर का जो भी हो, लेकिन अभी क्या है कि ट्रांसलेट इतना आते हैं और वर्ड रहते हैं उसका हैवी रहते हैं। इस वजह से इंग्लिश में सॉल्व करना आसानी हो जाता है, हिंदी में उसी का भाषा थोड़ा जटिल हो जाता है। तो मतलब ये है कि इंग्लिश से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, इंग्लिश को लेके चलना पड़ेगा। बच तो नहीं सकते, इंग्लिश को लेके चलना पड़ेगा। मैंने भी काम किया है इंग्लिश में, मेरा तो इंग्लिश बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन तो क्या काम किया? थोड़ा सा उन बच्चों को बताइए जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है और इंग्लिश जिनको समझ में नहीं आती, इंग्लिश उनको हवा लगता है, आपने इंग्लिश को कैसे सुधारा हिंदी मीडियम होते हुए? सर मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। इंग्लिश न्यूज़? यस सर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो उससे मेरे में धीरे धीरे सुधार आता था। जो भी वर्ड में कठिनाइयाँ आती थी तो मैं उसको लिख लिया करता था अपनी डायरी में, और उसको रिकॉल भी करते रहता था कि अच्छा ये है, उस पे जो भी है मैं सेंटेंस भी क्रिएट करता था। तो मैं खुद बोलता भी था, मतलब एक एनवायरनमेंट अपने कमरा में ही बना लिया था कि चलो अब मेरा बेहतर हो रहा है। मैंने इंग्लिश सच में बहुत बेहतर किया अपने। और देखो मैं आपको फिर भी बताऊं, इंग्लिश से नहीं बच सकते हैं आप लोग, क्योंकि एक पेपर होता भी है इंग्लिश का कंपलसरी, उसमें 33% मार्क्स लेने होते हैं, मतलब क्वालिफाइंग होता है। हाँ, अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो मींस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उसके बिना तो नहीं, उसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो फिर आप इंग्लिश से नहीं बच सकते। तो इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश को समझने की अभी से हैबिट बना लीजिए अपनी, है ना? यस सर। हाँ ठीक है। और क्या कहें सीसेट के बारे में? और आपकी और तैयारी, कोर तैयारी आपकी क्या रही थी सीसेट को लेकर? सीसेट में सर मैंने नेगेटिव को ज्यादा देखा, जो नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, मतलब स्मार्ट वर्क करते हैं कि मतलब नेगेटिव से बच के रहना है। अच्छा। तो ये भी देखा। हालांकि सर मैं उसके बाद से मैथ पे काफी ज्यादा काम किया सीसेट, क्योंकि मुझे क्या लगा कि मेरा पीटी ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मैथ को बहुत पढ़ा है। तो अभी तो मुझे लगता है ठीक ठाक लेवल है। तो उस समय की स्थिति थी, और फिर काम करता था जैसे कि नेगेटिव से बचता था मैं सीसेट को लेकर के, ज़्यादा उसका टेस्ट सीरीज भी लगाता था। तो उसे समझ आता था कि अच्छा ये मेरे अंदर परेशानी आ रहा था, या तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा था डेली। मतलब रूटीन का ये हिस्सा रहता था कि 7 घंटे भी 8 घंटे भी इसमें सीसेट को दे देता था डेली, है ना? अब कितना टोटल कितने घंटे देते थे आप अपनी पढ़ाई के दौर, पढ़ाई के लिए? कितना पढ़ते थे एग्जाम से पहले या उससे पहले? मतलब आप टोटल जनरली जितना पढ़ते थे एग्जाम से पहले भी? सर जनरली जैसे शुरुआती टाइम में मैंने बहुत पढ़ा है। मतलब कई बार दिन देखा हो जाता था 15 दिन। अच्छा। और 10-15 दिन बाद में आप दिन देख पाता था, नहीं तो मेरे कमरा में ही रहता था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और सिलेबस का लोड थोड़ा कम हुआ, तो मैं घूमना भी चालू किया। दोस्त लोग भी मिले। एक दोस्त आया, वो टीचर है अभी, तो उन्होंने मतलब मेरे से बात किया, वो भी यूपीएससी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब सिर्फ कमरा में रहने से और किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे माइंड में ये बात आया, और मैं सच में खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया कि नहीं ये सही बात है, मुझे ना बात करना चाहिए लोगों से कि किसी भी चीज को लेकर के, तभी थोड़ा दिमाग खुलता है। ये सर, तो इन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो सही बात है कि सर मैं और अपने आप को, मेरे अंदर जो है समझ डेवलप होते चला गया। और यहाँ तक तो मैं पीटी से पहले मैं घर जाता हूँ, मैं घर गया, और उससे पहले मैं मतलब जितना हो सकता था मस्ती, और 3 साल 4 साल का जो है सारा किया, मतलब जैसे वो सारा बचपना करता था। तो मतलब राहुल जी ये कह रहे हैं कि शुरुआत में तो उन्होंने पूरा फोकस, एकदम सब कुछ दुनिया से दूर हो गए,
बाद में, लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि हाँ सिलेबस कवर हो गया सारी चीजें, तो देखिए यहीं पर एक चीज मुझे राहुल जी सीखने को मिलती है कि आप जिस भी चीज की तैयारी करो उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो। यस सर। अच्छा ठीक है, और कुछ इसके अलावा? हाँ, करंट अफेयर रह गया थोड़ा सा, करंट अफेयर के बारे में आपने ये तो बताया आपने कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ते थे, इसके अलावा और क्या करते थे करंट अफेयर के लिए? क्या हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, या फिर हमें कुछ और जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, या फिर हमें न्यूज़पेपर से वहीं से अपने नोट्स करंट अफेयर को वहीं से तैयार कर लेना चाहिए? सर इसमें एक बात इंटरेस्टिंग है, मैं न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए ठीक है, मतलब एक होता है कि पढ़ लो, तो पढ़ता था, लेकिन मेरा मेन मकसद होता था कि मुझे मेरी इंग्लिश को सुधारना है। अच्छा, तो इसलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और इंग्लिश ही पढ़ता था। ओके, फिर करंट अफेयर कहाँ से तैयार किया? तो करंट अफेयर के लिए मैं डेली, एक सर हैं वीर ताल्यान, उनका करंट अफेयर डेली आता है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका 1.5 घंटे की वीडियो रहती है, एनालिसिस लाइव आते हैं, तो उसमें मैं डेली करता था। सर ने मेरा वीडियो भी बनाया है जब मैं सेलेक्ट हुआ था रेंज में, उनको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया। तो उन सर का मतलब 4 साल से मैं उनका लगातार वीडियो देख रहा हूँ, और हर रोज कभी मतलब किसी भी टाइम हो मैं 2 घंटा जरूर उनका वीडियो देख लेता हूँ, और 2 टाइम तो जरूर, क्योंकि उनका वीडियो बहुत हेल्प करता है सर। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन न्यूज़पेपर इंग्लिश के लिए पढ़ते थे आप, बाकी उससे फायदा तो मिला होगा करंट अफेयर का, ऐसा बात नहीं है। दूसरी चीज आपने यूट्यूब पर रिलाई किया करंट अफेयर के लिए, है ना? यस सर। ठीक है, इसके अलावा मैगजीन वगैरह कुछ पढ़ी? मैगजीन लिया था, लेकिन सर मुझे उतने फायदे नहीं हुए। अच्छा। लेकिन हुए हैं, जैसे कि मुझे समझ होता था कि ये टॉपिक उस जीएस से मैच करता है। अच्छा, एक और चीज, करंट अफेयर में आपने मैगजीन ली थी, इंग्लिश की ली थी या हिंदी मीडियम की ली थी? वो मैं हिंदी से लिया था। अच्छा, वो भी हिंदी। ठीक है, तो मतलब आप न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम लेते थे, इंग्लिश का, बाकी हिंदी मीडियम की, और सारा सिलेबस सब कुछ है ना? सारे चीजों को हिंदी में। अच्छा, ये मुझे लगता है आप सारे आपका डाउट्स प्रीलिम से रिलेटेड मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है, जैसे सवाल को मैं नहीं ले पाया हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं उसका, या फिर मैं आप कमेंट बॉक्स के अलावा मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा स्क्रीन पर, आप मुझे पर्सनली भी उस सवाल को पूछ सकते हैं, मैं राहुल जी से कॉन्टेक्ट करके वो बता दूंगा, ठीक है ना? हालांकि राहुल जी का मैं उनकी प्राइवेसी का सम्मान करता हूँ, उनका नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो ओपनली पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, तो आप लोगों को मैं वो दे दूंगा, ठीक है ना? अच्छा राहुल जी, अब मैं थोड़ा सा मेंस पर आता हूँ। आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, फॉरेस्ट का भी आपने दिया होगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। क्या करते हो मेंस में? क्या मतलब कारस्तानी क्या होती है, क्या जादूगर होती है मेंस को क्रैक करने की? जो बच्चों को थोड़ा बताइए उस चीज को, जो हमारी ऑडियंस है, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं और वो कम से कम प्रीलिम्स क्रैक कर लें, ठीक है, लेकिन जो रैंक बनेगी वो तो मेंस से ही बनेगी ना। यस सर। और जब तक रैंक नहीं बनेगी उनका मनचाही जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, आपका प्रेफरेंस क्या रहे? आपके प्रेफरेंस आपने भरा होगा डेफ में, क्या क्या प्रेफरेंस भरे हैं सर? पहला हम मैं मेंस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेफरेंस वो पूछ लेते हैं राहुल जी से। आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है और आईएफएस है। तो ये प्रेफरेंस। आईआरएस क्यों भरा है थर्ड पर, आईएफएस क्यों नहीं भरा? सर वो मैंने नहीं भरा है, वो मेरे पार्टनर भर दिए हैं। अच्छा, तो इस वजह से। क्या कहते हो कि आपको रिग्रेट है इस चीज का कि नहीं आईएफएस को पसंद नहीं करते हो क्या? सर फॉरेन सर्विस को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, फॉरेस्ट को मैं मतलब फॉरेस्ट ये सर की बात नहीं कर रहा, फॉरेस्ट का तो एग्जाम ही अलग होता है, वो तो सर वाला फॉरेन सर्विस मेरा पहला प्रेफरेंस था, लेकिन मेरे जो दोस्त है ना वो भी तैयारी करते थे, तो बोला राहुल जी मतलब पहला मैं डालूंगा तो यही, तो मैं उनके बात मानने के लिए नहीं तो ये सर उनकी बातों को टाला नहीं, मैंने बोला ठीक है रख लीजिए, सर्विस ही है, सेवा ही तो देना। तो कहीं भी सही है, थर्ड पर मिलेगा तो रिवेन्यू कर लेंगे या फिर फॉरेन कर लेंगे, जब नहीं मिलेगा तो फोर्थ पर फॉरेन है ना। अच्छा, और हॉबीज वगैरह क्या कुछ आप करते हो हॉबीज? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी मैं मिलता हूँ बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं या फिर रूरल बैकग्राउंड के, कई बार उनको इस स्टेज तक आकर के भी उनकी हॉबीज का पता नहीं लगता कि हमारी हॉबी क्या है, हॉबीज का वो बहुत बाद में, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं रूरल एरिया में, हम लोगों की हमें पता ही नहीं होता ये हॉबीज वगैरह है, सोच ले ये तो कॉन्वेंट वाले बच्चों के होते हैं कि अब यार ये हमारी हॉबी रही, ये हमारी है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं बताइएगा जिनको अब यही नहीं पता कि मेरा हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लेकिन वहां तो सवाल बनते हैं पैनल में जब वो यूपीएससी भवन पर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो। सर हॉबी के बारे में मुझे आइडिया लगा अपने लोअर पीसेस के टाइम में। अच्छा। जब फॉरेस्ट का दे रहा था तो उस समय सर मुझे मतलब जो गाइड मिलते थे उसमें हॉबी क्या है, तो मेरे पास तो एक ही काम था वो पढ़ाई करना, तो मैंने हॉबी में रखा कि मुझे लिखना
अच्छा लगता है और पढ़ना। तो जैसे कि मैंने बुक भी लिखा है एक, जिसका नाम उम्मीद है, मैंने आपको बताना भूल गया। तो अच्छा, किताब आपने लिखी है? ये सर उम्मीद मेरा बुक है। तो अभी जस्ट पब्लिश ही हुआ है। अच्छा, तो किस बेस पर है वो बुक? सर मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि है, बिहार पे से संबंधित है। प्रवास के बारे में है, गरीबी के बारे में है, लिटरेसी के बारे में है, इन सब चीजों के बारे में। बहुत अच्छी बुक है। यस सर। ओके। बहुत सारे मतलब आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, जो सेलेक्टेड हैं मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, वो सब मतलब मुझे इस सब में हेल्प भी किए हैं बहुत सारे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा, मुझे बताइए आप मेंस के बारे में। मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग में एक स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या कुछ उनको करना चाहिए? किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए आंसर लिखते टाइम? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखिए सर, फर्स्ट डे से तो आंसर मतलब लिखा नहीं जा सकता है। हमें पहले कंटेंट चाहिए होता है। तो आप जितना हो सकता है आप कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, पहले कंटेंट को अर्न कीजिए। चाहे आप एनसीईआरटी से हो, स्टैंडर्ड से हो, या कोई नोट से हो, वहाँ से पहले कंटेंट को अर्न कीजिए, फ्रेम कीजिए, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम आ रहे हैं राइटिंग में, वो किसी मेंटोर से चेक करवाइए, नहीं तो आप खुद से चेक कीजिए कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है। तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ जाइए, डालेंगे तो वहाँ से आपको चेक होके मिल जाते थे। मेरा यही होता था, क्योंकि मैं अपना आंसर लिखता था और टेलीग्राम ग्रुप उनके ग्रुप में डालता था, वहाँ चेक होकर के आते थे और पता लगता था कि मेरा यहाँ पे त्रुटि है, तो मैं उसको सुधार भी करता था। ज़्यादा आंसर भी नहीं शुरू में कर रहा था, लेकिन हाँ, मैंने 2022 से ही स्टार्ट कर दिया था आंसर राइटिंग। 2022 से जब से तैयारी शुरू करी तभी से आंसर राइटिंग कर दिया? यस सर। और मैं कॉन्फिडेंस भी रहता था कि मेरा पीटी हुआ तो मेंस नहीं रुकेगा। अच्छा। क्योंकि मैं इससे पहले एक एग्जाम 16 फरवरी को हुआ है एमपीपीएससी का, उसका पीटी दिया था, मेरा पीटी भी वो क्रैक हो गया। अच्छा, एमपीपीएससी भी क्रैक हो गया है? यस सर। तो उसका मेंस पेंडिंग में है अभी भी। आपको मालूम होगा। हाँ, तो वो मेंस अभी हुआ नहीं है। तो एक मुझे आइडिया लगा हुआ था कि जितने भी कंटेंट मैं अर्न कर रहा हूँ ना, उसके भाषा पे बहुत पकड़ कर लिया था, क्योंकि मैं इतना बुक पढ़ रहा हूँ, मतलब बुक को पढ़ते जा रहा हूँ, और उससे जितने भी भाषा है, उसका शैली है, मुझे समझ आने लगा। फिर टीचर का जो देखता था कि, या टॉपर का जो विजन पे रखा हुआ है सारे टॉपर्स का आंसर राइटिंग, तो मैं उन कॉपी से अपना कॉपी मैच करता था। आज से नहीं, ये 2022 से ही मैं करते आ रहा हूँ। तो इसीलिए भी मेरा मेंस मतलब ठीक ठाक जा रहा है। बस शुरू से काम करना जरूरी है। आप पीटी के बाद कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में तो ज्यादा रिस्क है। रिस्क है बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि नहीं, पहले अगर ठीक है तैयारी कर रहे हैं आप मेंस की साथ में करिए, लेकिन आंसर राइटिंग आप बाद में करिए, जब आपके पास में कंटेंट आ जाए, उतना आप पढ़ लें, सिलेबस को पूरा कर लें, तब आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। क्या ये गलत डिसीजन रहेगा? सर, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप एस्पिरेंट किस तरह से। आप अगर जॉब में है तो ठीक है, आप मतलब अपने सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फुल टाइम है तो आप करेंगे क्या? पीटी के लिए कुछ करेंगे तो 5 से 6 घंटा, बाकी बचे हुए घंटे में या तो आप मेंस ही करेंगे, नहीं तो वो भी भूल जाएंगे। क्योंकि 5-6 घंटे की तैयारी में यूपीएससी तो मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि आप 5 घंटा पढ़ाई करते हैं और किसी जॉब में इंगेज है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं इंगेज है और दूसरी तरफ है, फिर मुश्किल होता है। ओके, इस सब के अलावा और क्या कहेंगे? मतलब आंसर राइटिंग जब हम करते हैं, आपने फॉरेस्ट वाला भी दिया होगा, मतलब दिया है, वो आपको पता है, उसका एक्सपीरियंस आपको है ही है, तो क्या आप उसमें क्या लिखते थे? मतलब केवल पॉइंट जो आपने सवाल पूछा, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, क्या सिर्फ पॉइंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में उसकी थियरी लिख दी, या फिर उसके अलावा भी आप जो है पैराग्राफ वगैरह, मतलब डायग्राम वगैरह बनाते थे, फ्लो चार्ट्स वगैरह उसमें डालते थे, मैप्स वगैरह उसमें इंक्लूड करते थे, क्या कुछ और नया उसमें करते थे? इनोवेटिव तरीका क्या था आंसर राइटिंग? सर, लोअर पीसीज का ये एक्सपीरियंस है कि उसमें मुझे मैप्स और फ्लो चार्ट, क्या है कि उसमें उतने अच्छे आंसर मैं नहीं भी लिखता तो भी ठीक था। यूपीएससी लेवल का जितने में शुरू से ही तैयारी कर रहा था, वहां जाके डाल दिया, और सारा फॉर्मेट यूपीएससी लेवल पे ही लिखा, आंसर को बहुत अच्छा, मतलब लोअर पीसीएस में भी? यस सर। अच्छा, तो इसलिए मतलब उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाया। कितनी रैंक आई थी आपकी? 41 के आसपास, 241 ही है। 241 थी? यस सर। कौन सी ईयर किया था? 2025। लोअर पीसीएस बीपीएससी लेता है? सीजीपीएससी। अच्छा, छत्तीसगढ़ वाला? यस सर। ओके, ठीक। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ वाला क्रैक किया था आपने? यस सर। मतलब
आप क्या क्या चल रहा है दिमाग में? छत्तीसगढ़ भी दे रहे हो, एमपी भी दे रहे हो, सब सर मैंने क्या किया कि क्या सोचा था कि मतलब एक मेरे पास में जॉब पहले हो जानी चाहिए कहीं से, चाहे कौन सी भी कोई सी भी हो? ये सर मैंने ये एग्जाम तो बहुत दिए हैं सच में। हालांकि मैं अपने पार्टनर्स को नहीं बताता था हाँ। कि मैंने एग्जाम दिया है, क्योंकि मेरा सबको पता था कि मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक मैंने लगभग 11-12 एग्जाम दे दिया है। अच्छा। जो भी जॉब हो बस मिल जाए तो। लेकिन फुल फोकस रहता था कि मतलब यूपीएससी ही करना है। तो क्या है कि मैंने किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं किया। यूपीएससी कर रहा हूँ बस उसके अलावा ना, उसके बाकी और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी? किसी एग्जाम मतलब किसी एग्जाम। अच्छा तो मैं ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मेरे दिमाग में भी एक क्यूरियोसिटी आ रही है, स्टूडेंट्स भी यही सोच रहे हो जो देख रहा होगा बालक, क्योंकि होता क्या है ना, हम जब तैयारी कर रहे होते लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए हमें, तब देखेंगे कुछ ना, क्योंकि क्या ऐसा होता है क्या, अगर जॉब हमारे पास में है, जॉब लगने के बाद में कितना डिफरेंस आएगा कि नहीं अब तो जॉब है, मन अच्छा लगता है पढ़ने में, ये सर सिक्योरिटी मिल जाती है ना कि अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ। और अब मैं कम से कम एक जॉब तो है अपने हाँ पास में, है ना? अब मैं सिक्योर हूँ, मेरी फैमिली भी सिक्योर है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अब स्टेप ले एक बात सकता तो ये होगी सिक्योरिटी। दूसरी चीज मुझे ये बताइए आप कि हम मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमको साइड में आपने जैसे कि सीजीपीएससी का निकाला था, तो उसके लिए फिर क्या उस पर भी फोकस करना चाहिए? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता एक नाव में बैठ करके, मतलब दो नावों को नहीं चलाया जा सकता ना एक साथ में। हूँ। तो क्या हम मान लो फॉर्म भर दें और उसको दे आए, या फिर उस पर क्या किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए किसी दूसरे एग्जाम के लिए, मान लो यूपीएससी के साथ में? सर इसका एग्जाम तो मेरे मतलब एक फ्रेंड है, उन्होंने ही बहुत फोर्स किया कि आप जाके दे दो। अच्छा। तो उनके वजह से ये सब वहां तक पहुंचा। तो क्या है कि फॉर्मेट ये आपका सिचुएशन भी डिपेंड करता है कि मतलब किस तरह से आपका मतलब बेसिक कितना है और पढ़ाई कितनी, आपने तैयारी कितनी करी हाँ है? क्योंकि सर मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुआ अपने यूपीएससी से। मैं शुरू से ही अगर जैसे कोई एग्जाम का वैकेंसी निकला तो बोला जाता था राहुल आपका ये फॉर्म डाल देता हूँ। तो मैं देखता था पहले कि अच्छा इसका क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने विकास सर का एक वीडियो देखा था, उसमें स्टेट वाइज दिखाया हुआ है, आप देखे होंगे तो कि 12-13 ही राज्य हैं जहां आपका चल सकता है, बाकी अच्छा। मुश्किल है। मुश्किल है, यस सर, मतलब साउथ इंडिया में नहीं चल सकता? साउथ इंडिया में मुश्किल है। तो मैं सोचा था कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करूं तो सारे पीसेस दूंगा। तो ऐसा ही चला। तो इस हिसाब से मैं अपने आप जो को बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको, उनके पास में भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, एक जॉब हो, ताकि वो बहुत अच्छे से करें, उनको क्या कहेंगे कि एक जॉब होनी चाहिए अपने पास में, मतलब प्लान भी होना चाहिए? प्लान भी बहुत जरूरी है सर यूपीएससी के लिए। यस सर, क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं कि मतलब आप एक साल में सब कुछ हो जाए, ये लक का भी बहुत मैटर करता है। इसलिए आप सारे आजमाए, जैसे कि आपका प्लान बी कोई है तो आप बिल्कुल रखिए, लेकिन जो आपका गोल है उसको भी नहीं छोड़ना है। अच्छा। तो दोनों को साथ लेकर के बैलेंस बना के चलना। ठीक है। और एक कैंडिडेट को कितने साल तक, मतलब कितने अटेम्प्ट देने ही चाहिए, या फिर 1-2 अटेम्प्ट दे करके अपना कुछ और देख लो, ऐसा कुछ? सर मेरा रूल तो है कि मैं 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि परेशानी बढ़ जाएगी। उतने जिसके पास वेल्थ है वो कर पा रहा है, लेकिन हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करके या तो बेहतर तैयारी पहले कर ले, उसके बाद यूपीएससी में आए, नहीं तो आप टाइम लेकर के दे। पहले फैमिली जरूरी है और सिचुएशन मैटर करता है। ठीक है। अब मैं अगर हिंदी साहित्य पर आऊँ, आपका ऑप्शनल जो है, पहले तो मुझे ये बताइए आपने ऑप्शनल हिंदी साहित्य क्यों रखा था? सर क्या छोटा सिलेबस था इस वजह से, या कुछ और रीजन रहे होंगे? सर हिंदी साहित्य एक मतलब मेरे साथ ये भी मैटर है कि शुरू में मैं हिस्ट्री लिया था। अच्छा। मतलब यूट्यूब पे जितने सर्च करता था, एक प्रदीप सर हैं, प्रदीप सिंह सर, उनका 28 रैंक था, तो मैं उनका भी वीडियो देखा था। तो पहले उनका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी था तो मैं वो ले लिया। तो फिर समझ आया कि इसका कंटेंट कैसे मिलेगा भाई, तो वो तो पूरा हुआ नहीं, तो फिर मैं चेंज किया और शिफ्ट हुआ हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री के बारे में पता लगा कि हिस्ट्री बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें तो क्योंकि एंशिएंट है, मिडाइवल है ना, और मॉडर्न इंडिया, मैपिंग पोर्शन भी अलग से है उसमें, तो ये बहुत लेंथी हो रहा है। तो फिर मैं सर्च किया और मतलब सबसे ज्यादा परेशानी कभी आया है ये जर्नी में, तो ऑप्शनल चुनाव के टाइम में लगभग मैंने पूरा 1 महीना लगा दिया इस चीज को समझने में कि ऑप्शनल क्या बेस्ट होगा। अच्छा।
तो फिर मैं शिफ्ट हुआ। मेरा एक दोस्त है, वो कोर्स लिया हुआ था हिंदी साहित्य के, विकास सर का। तो मैं उससे पूछा भी, तुम हिंदी साहित्य क्यों लिए हो? तो वो मुझे बोला, ये जो है ना, हम लोग के बैकग्राउंड से मैच करता है, और उसको पढ़ने में अच्छा, नॉवेल बहुत पढ़ता है। अच्छा। तो उसको इंटरेस्ट था। और इसमें तो नॉवल वगैरह हैं, इसमें तो है ना? हाँ हाँ, नॉवेल्स हैं। तो क्या है कि सर, मुझे हिंदी से बहुत, मतलब ऐसा कि पढ़ना नहीं चाहता था कि हिंदी से वॉमिटिंग टाइप का। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट जगा जब विकास सर का वीडियो देखना चालू किया, क्लासेस और नोट्स को, तो ऐसा लगा कि चलो, मतलब ठीक है, अब मैं क्लियर कर सकता हूँ। हाँ, क्लियर हो सकता है मेरा, कि मेरा ऑप्शनल। तो क्या है कि ऑप्शनल के लिए मैं कम ही टाइम में भी उसको भी क्लियर ही किया हूँ। तो क्या सिलेबस छोटा है इसका, इसलिए ज्यादातर बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य को भी रखते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता? सर, सिलेबस छोटा तो नहीं है, ये भी एक समुद्र की तरह ही है। लेकिन मैटर करता है कि आपका जो से कम हो जाता है बाकी से, और जो मतलब ह्यूमैनिटी के लिए तो बाकी और जो ऑप्शनल है, जैसे कि आप करें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, इनसे तो कम है क्या? इनसे तो सर, मैंने हिस्ट्री को ज्यादा उतना उस पे काम नहीं किया है। जैसे इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हिंदी साहित्य है ना, यही इसी में रियल में गहराई है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब सिलेबस छोटा है, तो शायद हो सकता है, मैंने दूसरे ऑप्शनल को उतने नहीं देखा है। अच्छा, आपने एक चीज बताई थी, आपने अभी बीच में बात कर रहे थे आपकी, मैं जो भी एग्जाम देता था मैं अपने पार्टनर को नहीं बताता, रूम पार्टनर को या अपने फ्रेंड्स को। क्या वजह थी इसके पीछे? क्या सोचा था कि नहीं बताऊंगा? सर, इससे नेगेटिव वाइब मिलते थे कि क्या ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, इस तरह से। हाँ, मतलब वो लोग बोलते थे, जो तुम क्या करोगे, कहीं एक जगह शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हो। तो इसके वजह से, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वो लोग उतने नहीं समझते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे चैलेंज में ही काम करना होगा, किसी को नहीं बताना है। बाकी मैंने बिहार का भी बहुत एग्जाम दिया है, और अदर स्टेट का भी काफ़ी एग्जाम दिए और हैं। कुछ कहना चाहोगे राहुल जी आप तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को? क्या क्या आपने सारी बातों का मुझे लगता है आपने जिक्र कर लिया, और कुछ रह गया? मुझसे कोई सवाल छूट गया, आपके मन में कुछ आ रहा हो? सर, तैयारी बस अगर स्टार्ट करने हैं तो शुरू से स्टार्ट करें। मैं तो बोलूँगा कि, और मैं टीचर भी हूँ, तो उसके हिसाब से बोलूँगा, आप जितना हो सकता है आप कोशिश करो कि शुरू से स्टार्ट करें, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, और उसके बाद कोई स्टैंडर्ड ट्राई करें, ताकि टाइम वेस्ट ना लगे। तो अच्छा, आप टीचिंग भी करते हैं? यस। कहाँ पर? अपने गाँव में ही। स्कूल में किसी में, या कोचिंग में, किसमें? कोचिंग में करता था, और शॉर्ट टाइम के लिए मैं मेंटोर भी रहा हूँ पीसीएस के लिए। तो अच्छा, तो मजा आता है उसमें पढ़ाने? सर, मेरा मजा किस काम में मजा आता है सब में करने में? मतलब, या फिर ऑफिसर ही बनना है? सर, मतलब ऑफिसर तो आप ऑलरेडी हो। मैं एक जनरल सा सवाल आपसे उस टाइम का सवाल कर रहा हूँ जब आप मान लो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का आपका क्लियर नहीं, और प्रीलिम्स आपने नहीं दिया वो। सर, असली मजा तो मुझे लगता है टीचिंग में ही है। अच्छा। यस सर, क्योंकि सर, आपको बहुत सारे लोग बात करने के लिए मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो समझ में आएगा। क्योंकि मैं गाँव गया जब पढ़ाने के लिए, उस समय मेरा मकसद ये था कि मैं अपने लोगों को समझ सकूं। तो क्योंकि आज से 5 साल पहले उसी बेंच पे मैं बैठा हुआ था, और मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ की परेशानी क्या है। तो मेन रीजन ये था। लेकिन पीसीएस में ये था कि उस तरह के बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड के, तो वो मुझे समझाते हैं या कुछ पूछते हैं, तो मेरा जो बताने का तरीका होता है, उससे मैं खुद को ही डेवलपमेंट पाता हूँ कि मेरे अंदर डेवलपमेंट आ रही है। तो इसलिए टीचिंग मुझे अच्छा लगता है। घर वालों को अब तो बताया होगा कि मेरा यूपीएससी का मेंस क्रैक कर, इंटरव्यू कॉल आ चुकी है? जी, मेरे पापा तो मेरे पास में ही हैं। अच्छा, तो अच्छा, यहीं पर ही? हाँ, मेरे साथ में ही रहते हैं। और घर पे मैं उसी रात बता दिया था, रिजल्ट आया था। हाँ, घर वाले को सुबह में बताया, लेकिन कुछ लोग हैं उनको मैंने रात में मैसेज किया। क्या रिएक्शन था उनका, घर वालों का, जब मतलब आपके पिताजी का, भाई का, घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने कहा कि मेंस क्लियर हो गया है? सर, मैं जॉब ज्वाइन नहीं किया था, तो मेरे सारे मतलब रिलेटिव छोड़ चुके थे, और दोस्त भी सभी के सभी जा चुके थे, क्योंकि अब लगा इसका जो है मतलब नाराजगी थी एक तरह की। तो मेरी माँ रोने लगी। अच्छा। और पापा का भी वैसा ही हाल था। और मैं मतलब मेरा भी हाथ कांप रहा था कि
चलो बहुत कुछ, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग चले अच्छा, गए। यार दोस्त का तैयारी के दौरान एक मैं जानना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के नज़रों से, जो तैयारी कर रहा है, जिसको सपोर्ट नहीं मिलता, कितना जरूरी रहता है घर वालों का सपोर्ट, यार दोस्त इस पूरी तैयारी के दौरान उनका साथ, एक पीयर ग्रुप का होना और घर वालों का सपोर्ट कितना जरूरी है? सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ग्रुप में जितने दोस्त थे लगभग पिछले 1 साल से तो नहीं है, क्योंकि मैं लगभग इंगेज ही होता जा रहा हूँ अपने एग्ज़ाम में, बुक लिखने में या अदर किसी न किसी चीज़ में। लेकिन उससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें क्या है कि जितने भी दोस्त थे वो मुझे मेंटल पीस जो होता है ना वो देने का काम करते थे, कि लगातार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो वो लोग मुझे कॉल करते थे, वीडियो कॉल हो या कैसे भी हो, कि कैसे हो राहुल, अच्छे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं थे, मतलब 2-4 ही लोग थे, जो अभी तो नहीं है। और फैमिली का क्या होता था कि तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन बस जो भी कर रहा है मुझे पता है तुम अच्छा कर रहा होगा, तो पढ़ाई करना, अच्छे से करना, यही। लेकिन दोस्त लोग समझते थे कि यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम है, इसके लिए कितना पेशेंस चाहिए, तो ये सर मैटर करता था। बाकी सर मैं खुद को ढाल चुका था कि कोई हो ना हो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि 15-16 दिन मैं रह जाता था कमरा में, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कई बार तो मेरी मम्मी का भी कॉल 15-16 दिन पे आता था। अच्छा। हाँ, और मतलब मैं पढ़ते-पढ़ते बेहोश पड़ा रहता था, कॉल आता, हाँ मम्मी कैसे हो? तो उनको आदत था कि ये ज़्यादा टाइम बात करेगा नहीं, तो वो मम्मी भी पूछती थी ठीक हो? मैं बोलता हाँ, तो ये पूछती थी, ये नहीं पूछती थी पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो बोलते थे ठीक है ध्यान रखना, और फिर वो कॉल कट कर देती। अभी भी उनका यही सिचुएशन है। अच्छा। वो सबको कॉल करेंगे, मुझे कॉल नहीं करेंगे। घर जाए कितने दिन हो जाते थे? 2021 से लेकर के लगभग 24 तक मैंने लगभग कोई भी फेस्टिवल को अटेंड नहीं किया। अच्छा। इतना डेडिकेशन? यस सर। तभी मैं देखो मानता हूँ मैं इस चीज को, डेडिकेशन होगा तभी आप, और आपके सामने है राहुल जो एग्जाम्पल है आपके, जितना डेडिकेशन तभी रेंज ऑफिसर वाला जो एग्जाम क्रैक कर पाए, और अब यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस क्रैक कर पा रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार, है ना? यस। अच्छा, मुझे लगता है बातें बहुत सारी हो जाएंगी और कितनी भी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ठंड है यहाँ पर दिल्ली में और हम पार्क में बैठे हुए हैं। हाँ, ठंड लग रही है, उनको भी ज्यादा है, तैयारी वैयारी फोकस करेंगे। लेकिन फिर कभी हम लोग, आप नीचे कमेंट में जितनी भी आपकी बातें हो नीचे लिखिएगा, है ना? आपकी सारी बातों को हम फिर कभी बैठेंगे राहुल जी के साथ में एक बढ़िया से वीडियो प्लान करके, और तब बहुत सारी बातें होंगी उसमें, जब रिजल्ट उनका आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में एक बहुत शानदार सा इंटरव्यू लेकर के आएंगे, है ना? तो जो भी आपको इनके बारे में जो कुछ भी जानना हो, कुछ भी इनसे पूछना हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको कुछ भी जानना हो, ठीक है ना? तो और इसके अलावा अच्छा राहुल जी, एक दो सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है कि आईएएस बन के सोचा तो होगा कि ये करूंगा मैं, क्या सोचा? सर मैं अपने गांव को लेकर के ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहीं का है। हाँ। तो मेरा गांव चेंज हो जाएगा, उनका उम्र बढ़ जाएगा सर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को मुरझाया हुआ चेहरा, बच्चे को नशा करते हुए, या गरीबी में जीते हुए, या पढ़ाई को छोड़ चुका है, मतलब अपने हालातों की वजह से। मैं चाहूँगा कि मेरा सर्विस वाली बिहार में हो ना हो, अगर हो तो मैं ज़रूर इस पे ध्यान दूंगा, और अपना सैलरी से मैं पूरा चाहूँगा कि हेल्प करूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव है सर, और मेरा गांव ही मेरा मेन इंस्पिरेशन भी है। मैं वहाँ के हालात देखा हूँ, वहाँ की सोसाइटी के लोगों को। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या हम एज ए सोसाइटी हम जिम्मेदार हैं? गवर्नमेंट जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, जो अभी भी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम, है ना? एआई का जमाना है, है ना? तो कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हम एज ए सोसाइटी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम या फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो नेता या फिर जो विधायक, एमएलए, एमपीज, या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, वो जिम्मेदार है? क्योंकि आप तो अब उसका पार्ट बनने जा रहे हो। किसी को कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं अंदर से देखता हूँ कि कोई मजदूरी करता होता है तो ऐसा लगता रहता है ये मेरे बीच का ही है, और ये मेरा ही आदमी होगा, कहीं का भी हो, या मेरे बिहार से ही होगा, तो मुझे ये महसूस हो जाता है। पेरेंट्स को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है किसी भी हालात की वजह से? क्योंकि जब हालात ऐसे होते हैं तो कोई भी सोचता है कि यार
घर में 2 पैसे आ जाएं पढ़ाने की बजाय, तो बच्चों को उस जगह धकेल देते हैं और उनका बचपन, उनकी सारा जवानी सब कुछ उनका खत्म हो जाता है, करियर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है ना। मैं कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारो, और कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन बच्चों का एक समय बीत जाएगा, पढ़ने का उम्र चला जाएगा, तो दोबारा उस पाथ पे नहीं लौट पाएंगे। और इस वजह से हमारे समाज का एक व्यक्ति है कि सिर्फ अभाव हो, उसकी कमी के वजह से मतलब पीछे रह गया। तो ऐसा नहीं, आप कंसल्ट करें लोगों से और बात करें कि हमारा बच्चा का ये स्थिति है, आपको हेल्प मिलेगा। गवर्नमेंट तो पूरा हेल्प प्रोवाइड करवाता है सर बिहार में, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए उतने। तो यहाँ की ठंड कैसी लग रही है अभी आपको, दिल्ली की ठंड बिहार के कंपैरिजन? अभी तो बिहार में मम्मी बोल रही है कि ठंड है वहाँ पर? हाँ, काफी ठंड है, लेकिन दिल्ली में भी कम नहीं है, काफी ठंड है। पॉल्यूशन तो नहीं होगा वहाँ पर? वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, मैं ये चीज फील करता हूँ। यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पर अगर बाहर से आएंगे तो मुझे लग रहा है आते ही सर में दर्द तो जरूर होगा। आपने फील किया होगा जब यहाँ पर आए होंगे, पॉल्यूशन की वजह से सर में दर्द, मुझसे वोमिटिंग भी होने लगती है सर। हाँ, तो ये मुझे अक्सर होता है। और ठंड बहुत, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है यार यहाँ पर, है ना। आज लाइट ही नहीं है। आपको चाय पिलाते हैं और चाय पीते हैं, ठंड थोड़ा सा भगाते हैं। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को भी जानना हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और चलिए राहुल जी, चाय पीते हैं पहले तो।